जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जनरल स्टडीज ट्रिक्स में। साथियों, आज हम लोग 28 अक्टूबर के डेली करंट अफेयर्स करेंगे और ये न्यूज़ PIB, द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रोमिनेंट न्यूज़पेपर से ली गई है। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम लोग जंप करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। साथियों, पहला क्वेश्चन है आपके लिए कि शौर्य दिवस इंडिया में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। वाई इज शौर्य दिवस सेलिब्रेटेड इन इंडिया। तो आपको बताना है शौर्य दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है। आपके ऑप्शंस हैं विनिंग ऑफ 1967 इंडो चाइना वॉर। 1967 का इंडो चाइना वॉर में जीत के लिए शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। सेकंड ऑप्शन है कारगिल कॉन्फ्लिक्ट को जीतने के लिए शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। थर्ड ऑप्शन है इंडियन फोर्सेस इन कश्मीर इन 1947 के लिए शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। या इंडो पाक 19 वॉर 1971 को जीतने के लिए शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो साथियों, इसका सही आंसर जो है वो है इंडियन फोर्सेस इन कश्मीर। 1947 में जो इंडियन फोर्सेस गई थी कश्मीर को बचाने के लिए, उसके लिए शौर्य दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो इंडियन आर्मी जो है 76th शौर्य दिवस सेलिब्रेट कर रहा है जम्मू कश्मीर में। अ डे डेडिकेटेड टू कमोमरेटिंग अ सिग्निफिकेंट हिस्टोरिकल इवेंट ऑन द लैंडिंग ऑफ इंडियन फोर्सेज इन कश्मीर इन 1947। ठीक है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो ये कश्मीर वाला यही हिस्सा था। ठीक है, और यहाँ पे भारत था और ये कश्मीर का ही भारत का ही हिस्सा था कश्मीर। पर पाकिस्तान ने क्या किया, इलीगल ऑक्यूपेशन कर लिया इसका। ठीक है, इलीगल अपने सोल्जर्स को भेज के यहाँ पे ऑक्यूपेशन कर लिया कश्मीर का। जिसकी वजह से जो यहाँ पे राज कर रहे थे राजा हरि सिंह साहब, उन्होंने पहले तो वो ये बोले थे कि ना हम इंडिया के साथ जाएंगे और ना ही हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट स्टेट रहेंगे। पर उन्होंने नापाक इरादे पाकिस्तान के देखते हुए क्या किया, इंडिया के साथ कश्मीर को एसीड करने की बात कर ली थी। ठीक है, तो जैसे ही इन्होंने एसेशन की बात की थी कि इंडिया में कश्मीर को इंक्लूड कर लिया जाएगा, जम्मू कश्मीर को इंक्लूड कर लिया जाएगा, वैसे ही इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी फोर्सेस भेज के इनका जो इलीगल अटैक था पाकिस्तान का उसको रोका था। इसी के लिए शौर्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के लिए हम लोग विजय दिवस सेलिब्रेट करते हैं, है ना साथियों। विजय दिवस ये 1999 में हुआ था। ठीक है, दिल मांगे मोर, आपने वो मूवी देखी होगी शेर शाह। ठीक है, शेर शाह, जो उसमें विक्रम बत्रा, कैप्टन विक्रम बत्रा साहब थे, उन्होंने वीर गति प्राप्त की थी कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में। ठीक है, और उसको विजय दिवस कहा जाता है। शौर्य दिवस किसको कहा जाता है, 1947 के जो इंडियन फोर्सेस कश्मीर पहुंची थी कश्मीर को बचाने के लिए, उसको 1947 शौर्य दिवस का नाम दिया गया था। ठीक है, तो थोड़ी और बातें कर लेते हैं कश्मीर के बारे में। तो कश्मीर में साथियों, जो कश्मीर की कैपिटल है, यहाँ पे डिलीट कर देते हैं, इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। तो कश्मीर की कैपिटल है, आप जानते हैं, श्रीनगर होती है मई से अक्टूबर में, और जम्मू होती है नवंबर से अप्रैल में। डिस्ट्रिक्ट्स कितनी है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। हाईएस्ट एलिवेशन क्या है, नून पीक है, और लोवेस्ट एलिवेशन है चिनाब रिवर। ठीक है, ये हाईएस्ट एलिवेशन है जम्मू कश्मीर का और ये लोवेस्ट एलिवेशन है। और वहाँ की जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं वो हैं गुज्जर, बकरवाल और गद्दी। ठीक है, ये हिमाचल प्रदेश में भी पाई जाती हैं, पर मेनली गुज्जर जो है वो जम्मू कश्मीर में, गुज्जर और बकरवाल जो है जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। गद्दी जो ट्राइब है ये जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश दोनों में ही पाई जाती है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं आपको यहाँ पे करंट न्यूज़ भी समझ में आ गई होगी और जो थोड़ी सी इसकी बैकग्राउंड न्यूज़ है वो भी समझ में आ गई होगी। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 37th नेशनल गेम्स का इनॉग्रेशन किया था। कहाँ पे, गोवा में। ठीक है, तो 37 नेशनल गेम्स कहाँ हो रहे हैं साथियों, गोवा में हो रहे हैं। याद रखिएगा, जी से गेम्स और जी से ही गोवा। ऐसे ही आप एक छोटा सा हैक बना सकते हैं। ठीक है, तो नेशनल गेम्स कहाँ पे हो रहे हैं, गोवा में हो रहे हैं। ठीक है, या ऐसे याद कर सकते हैं, नेशनल गेम्स में सब जा रहे हैं मतलब गो कर रहे हैं, तो गो से गोवा। ठीक है, नेशनल गेम्स में सब गो कर रहे हैं। ठीक है, गो मतलब जा रहे हैं सब अटेंड करने। ठीक है, नेशनल गेम्स में सब गो कर रहे हैं, एवरीबडी इज गोइंग टू नेशनल गेम्स। तो गो से याद रखिएगा गोवा में ये है, ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको ये बताना है मोटो क्या है नेशनल गेम्स का। ठीक है, यहाँ पे फ्रंट नॉलेज तो आपको पता चल गई, करंट नॉलेज आपको पता चल गई कि नेशनल गेम्स 37th एडिशन जो है वो गोवा में होस्ट किया जा रहा है। पर इसका मोटो क्या है आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, नेशनल गेम्स यूनिटी, सेकेंड ऑप्शन है इंटीग्रेशन थ्रू गेम्स, थर्ड ऑप्शन है प्ले विद डिग्निटी, फोर्थ ऑप्शन है गेट सेट प्ले। तो साथियों, इसका सही आंसर है गेट सेट प्ले। ठीक है, सही आंसर इसका है गेट सेट प्ले। तो यहाँ पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो 37 नेशनल गेम जो है ऑफिशियली इनोग्रेट किया था किसने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने। कहाँ पे, पणजी गोवा में। ठीक है,
तो यहाँ पे विटनेस किया था क्या, मैसिव गैदरिंग ऑफ स्पोर्ट एंथुसियास्ट एंड सपोर्टर्स। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड नॉलेज। तो नेशनल गेम्स वर नॉर्मली टू बी हेल्ड एवरी 2 years, लिविंग दोज ईयर्स इन विच ओलंपिक गेम्स एंड एशियन गेम्स आर शेड्यूल्ड। ठीक है, हालांकि ये होता है कि नेशनल गेम्स हर 2 साल पे होते हैं, पर ऐसा नहीं है। अभी हम लोग इवेंट्स देखेंगे तो कई देखेंगे हम लोग, कभी 5 साल के गैप में, कभी 4 साल के गैप में, कभी 7 साल के गैप में, तो ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, और मोटो है इसका साथियों, गेट सेट प्ले। इसका जो फर्स्ट इवेंट हुआ था नेशनल गेम्स का 24 में हुआ था, 1924 में, 100 साल पहले ऑलमोस्ट। ठीक है, 99 ईयर्स पहले हुआ था। ठीक है, 99 ईयर्स पहले हुआ था। गेट सेट प्ले। ठीक है, नेशनल गेम्स अभी कौन सा है साथियों, 37th नेशनल गेम्स खेला जा रहा है। कहाँ पे, नेशनल गेम्स में सब गो कर रहे हैं, मतलब गोवा में खेला जा रहा है। ठीक है, थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज और ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ 2002 में आंध्र प्रदेश में खेला गया था, फिर 2007 में असम में, फिर 2011 में झारखंड में, फिर 2015 में केरला में, फिर 2022 में गुजरात में। ठीक है, तो लास्ट टाइम कहाँ खेला गया था, गुजरात में। ठीक है, गुजरात से खेला, फिर गोवा आ गया। ठीक है, तो जी ठीक है, गेम्स गुजरात गोवा। ठीक है, इस बार कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। इससे पहले कहाँ हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक है, तो हम लोग ने अभी करेंट नॉलेज देख ली, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी देख लिया, तो ये कॉम्प्रिहेंसिव हमारी तैयारी हो चुकी है नेशनल गेम से रिलेटेड। ठीक है, लास्ट ईयर कहाँ हुआ था, 2022 में गुजरात में हुआ था। इस बार कहाँ हो रहा है, गोवा में हो रहा है। ठीक है, मोटो क्या है, गेट सेट प्ले। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद प्लूम, अ कैलिफोर्नियन बेस्ड कंपनी स्पेशलाइजिंग इन क्लाउड सर्विसेज बेस्ड एआई पावर्ड सर्विसेज टू एनहांस डिजिटल लाइव्स। ठीक है, तो प्लूम के साथ किस ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है टू एनहांस द डिजिटल लाइव्स ऑफ सिटीजन्स। ठीक है, प्लूम के साथ किसने पार्टनरशिप किया, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है इन्फोसिस ने, नेक्स्ट ऑप्शन है एचडीएफसी बैंक ने, थर्ड ऑप्शन है रिलायंस ने, या फोर्थ ऑप्शन है पार्ले ने। तो साथियों इसका सही आंसर है रिलायंस। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है साथियों, रिलायंस। तो रिलायंस जियो जो है, जो कि इंडिया के लीडिंग टेलीकॉम ऑपरेटर है, हैज एंटर्ड इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद प्लूम, अ कैलिफोर्नियन बेस्ड कंपनी स्पेशलाइजिंग इन क्लाउड बेस्ड सर्विसेज टू एनहांस डिजिटल लाइव्स ऑफ नियरली 200 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ठीक है, तो रिलायंस जियो ने क्या किया है, ये पार्टनरशिप की है किसके साथ, प्लूम के साथ। तो कैसे याद रखेंगे, जो डिजिटल सर्विसेज हैं वो प्लूरल है। ठीक है, वो प्लूरल है। ठीक है, प्लूरल डिजिटल सर्विसेज। ठीक है, बहुत ढेर सारे डिजिटल सर्विसेज है ना, तो हम लोग यहाँ याद करेंगे प्लूरल डिजिटल सर्विसेज है। ठीक है, प्लूरल डिजिटल सर्विसेज। PLU से क्या है, प्लूम। ठीक है, प्लूम। और REL से क्या है, रिलायंस। ठीक है, रिलायंस। इस और ये क्या, इन लोग किसकी पार्टनरशिप हुई है, डिजिटल सर्विसेज की। ठीक है, तो क्या रखेंगे, प्लूरल डिजिटल सर्विसेज। अगर आपसे पूछ लेते हैं कि रिलायंस ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रहेगा प्लूरल है, तो PLU से क्या होगा, प्लूम होगा। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा है कि प्लूम ने किसके साथ पार्टनरशिप की है, तो आपको याद होगा कि प्लूरल रिलायंस ने पार्टनरशिप की है। और अगर आपसे पूछ लेते हैं कि रिलायंस और प्लूम ने किसके लिए पार्टनरशिप की है, तो आपको याद रखना है प्लूरल डिजिटल सर्विसेज, तो डिजिटल सर्विसेज के लिए पार्टनरशिप की है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज टेकन अ बिग स्टेप टू सपोर्ट इट्स विमेन डिलीवरी पार्टनर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान। ठीक है, तो मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान किसने अभी जारी किया है, किसने मतलब इंट्रोड्यूस किया है अपने बिजनेस मॉडल में। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं मैकडोनल्ड, 10mg, स्विगी या जोमेटो। तो साथियों इसका सही आंसर है जोमेटो। ठीक है, जोमेटो ने पार्टनरशिप किया है, अरे सॉरी, जोमेटो ने एक बिग स्टेप लिया है टू सपोर्ट विमेन डिलीवरी पार्टनर्स बाय इंट्रोड्यूसिंग अ मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान। द गोल इज टू मेक जोमेटो कम्युनिटी मोर वेलकमिंग एंड हेल्पफुल फॉर दीज women एंड देयर फैमिलीज ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, तो दिस इज द इनिशिएटिव ऑफ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द इंडस्ट्री। ठीक है, तो जोमेटो ने मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान के लिए पार्टनर इंट्रोड्यूस किया है, माफ़ कीजिएगा थोड़ी जबान लड़खड़ा रही है। तो जोमेटो ने क्या किया है, जोमेटो ने एक मैटरनिटी इंश्योरेंस प्लान निकाला है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, ये याद रखिएगा, जो मातो है, ये मातो, मातो मतलब माँ। ठीक है, मातो मतलब माँ।
ठीक है, मातो मतलब माँ, ठीक है, माते हम लोग बोलते हैं ना मातोश्री, ठीक है, मातोश्री मतलब मम्मी या मदर, ठीक है। तो माँ लोग के लिए ये मेटर्निटी इंश्योरेंस प्लान निकाला है किसने, माटो ने, माटो मतलब मातो ने मतलब जोमातो ने, ठीक है, जोमातो ने निकाला है, ठीक है। ऐसे छोटा छोटा हैक करके हम लोग चीज़ें जल्दी से जल्दी और लंबे टाइम तक के लिए ये याद रखेंगे, ठीक है। तो ट्रिक का काम यही होता है कि आपको जल्दी से जल्दी याद हो जाए, कॉन्फिडेंस रहे एग्जाम में वाइल अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, और लंबे समय तक याद रहे, ठीक है। तो किसके लिए निकाला है, माँ लोग के लिए निकाला है, तो माते लोग के लिए निकाला है, ठीक है। मातो से याद रखिएगा जोमाटो ने, ठीक है। तो जोमाटो ने मेटर्निटी इंश्योरेंस प्लान इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच एडिशन ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस एट भारत मंडपम इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का कौन सा एडिशन है जो कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा इनॉग्रेट किया गया है, ठीक है। तो हमारे प्रधानमंत्री ने अभी हम लोग ने देखा था क्या इनॉग्रेट किया था, नेशनल गेम्स, ठीक है। नेशनल गेम्स ये कहाँ पे हो रहे हैं साथियों, ये अभी गोवा में हो रहे हैं। इससे पहले कहाँ हुए थे, वहाँ पे भी जी में हुए थे, मतलब गुजरात में हुए थे, ठीक है। और इनका जो मोटो है वो भी जी से है, गेट सेट प्ले, ठीक है, गेट सेट प्ले, ठीक है। देखिए हम लोग ने सारी जी से चीज़ें याद कर ली बहुत आसानी से, ठीक है। इससे रिलेटेड आपसे जो भी चीज़ पूछेगा आप आसानी से बता सकते हैं, ठीक है साथियों। यहाँ पे हम इसको ज़रा इरेज कर देते हैं ताकि और चीज़ों के लिए हमारे पास स्पेस रहे, ठीक है। तो आप बताइए कौन सा एडिशन है जो कि इंडियन मोबाइल कांग्रेस का इनॉग्रेट किया गया है हमारे प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब द्वारा, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, 7th एडिशन, 8th एडिशन, 9th एडिशन या 10th एडिशन। तो साथियों 7th एडिशन जो है वो इनॉग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री मोदी साहब ने, ठीक है। ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, हम लोग ने देखा ये न्यू दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया है। इसकी थीम क्या है, थीम याद रखिएगा, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है। आजकल इनोवेशन की बहुत बात हो रही है तो इनोवेशन होगा, और कौन से इनोवेशन की बात हो रही है, डिजिटल इनोवेशन की बात हो रही है, और ग्लोबल लेवल पे डिजिटल इनोवेशन की बात हो रही है। तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इज द थीम ऑफ इंडियन मोबाइल कांग्रेस ऑफ 7th एडिशन, ठीक है। ध्यान दीजिएगा 7th एडिशन है, ठीक है, 7th एडिशन है इंडियन मोबाइल कांग्रेस का। और इसकी थीम क्या है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है, ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु हैज़ रिटन द बुक ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर। तो ये जो बुक है जिसका नाम है टाइटल्ड ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, वो किसने लिखी है आपको ये बतानी है। आपके ऑप्शन है रोहित लांबा, रघुराम राजन, ए या बी, मतलब रोहित लांबा और रघुराम राजन ने साथ में मिलकर लिखी है, या एन के सिंह, ठीक है। एन के सिंह साहब जो थे वो 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन भी रह चुके हैं, ठीक है साथियों। तो आपको ये बताना है कि इस बुक का जो ऑथर है वो कौन है, ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज फ्यूचर इकोनॉमिक फ्यूचर। तो साथियों इसका सही आंसर है सी, मतलब ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी इसका सही आंसर है। मतलब रोहित लांबा साहब ने रघुराम राजन के साथ मिलके ये बुक लिखी है जिसका नाम है ब्रेकिंग द मोल्ड री इमेजिनिंग इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, ठीक है। तो क्या है, ऐसे कैसे याद रखेंगे इसको, इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर जो है वो बहुत लंबा है, ठीक है, बहुत लंबा है। इंडिया 3rd नंबर पे है परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से, और वो अभी नंबर 1 भी होगी तो आने वाले समय में, ठीक है। तो जो इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत लंबा है, ठीक है। तो ऐसे याद रखेंगे, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर बहुत लंबा है, ठीक है, इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर बहुत लंबा है। तो रोहित लांबा ने इनको लिखा है, ठीक है। तो जो लांबा होगा वही लिखेंगे, ठीक है। तो रोहित लांबा साहब ने किसके साथ मिलकर, रघुराम राजन के साथ मिलके लिखा है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, अगर रोहित लांबा के साथ जनरली नाम आएगा रघुराम राजन का ही, तो ही आपको वो जो है ऑप्शन टिक कर देना है, सही टिक कर देना है, ठीक है। तो रोहित लांबा साहब ने लिखा क्या है, इंडियाज इकोनॉमिक फ्यूचर, क्यों, क्योंकि इंडिया का इकोनॉमिक फ्यूचर बहुत लंबा है, ठीक, इसलिए रोहित लांबा, ठीक है, बहुत लंबा इकोनॉमिक फ्यूचर है, ठीक है। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना करंट अफेयर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसल्टेड, ये इज होगा, टू हेल्प प्रिपेयर इंडिया विजन 2047 डॉक्यूमेंट, विजन 2047 डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग इंडियाज मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स फॉर नेक्स्ट डेवलप्ड इकोनॉमी इन 25 ईयर्स, ठीक है। तो विजन 2047 डॉक्यूमेंट के लिए किसका कंसल्टेशन लिया गया है, टू मेक इंडिया अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन नेक्स्ट 25 ईयर्स, ठीक है। तो किस इंस्टीट्यूशन या किस ऑर्गेनाइजेशन का कंसल्टेशन लिया गया है विजन 2047 डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, ठीक है। आपके ऑप्शंस हैं गोल्डमैन सैक्स, PwC, अर्नस्ट एंड यंग,
एंड लास्ट ऑप्शन इज बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप जो है इंडिया ने अपॉइंट किया है एज अ consulting firm to help prepare the Vision 2047 document outlining India's medium-term objectives for becoming a developed economy in next 25 years। ठीक है, तो जो विजन 27 प्रिपेयर करेगा वो क्या है, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप है। ठीक है, विजन 25 जो है वो याद रखिएगा बेस्ट होने वाला है। ठीक है, बेस्ट होने वाला है। ठीक है, बेस्ट होने वाला है, तो याद रखिएगा बेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ऐसे याद रखिएगा, बेस्टन नाम है उसका, बॉस्टन नहीं है। ठीक है, बेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, क्योंकि विजन 2047 जो होने वाला है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट होने वाला है। ठीक, तो बेस्ट लोग प्रिपेयर करेंगे, तो बेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप। ठीक है, बेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, ये एक ट्रिक आपके लिए बना दिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। आप याद तो कर ही लेंगे, पर हमारे जैसे कुछ कमज़ोर बच्चे होंगे ही, एक दो, एक कोई और अगर हमारे जैसा हुआ तो कम से कम उसको थोड़ा सा एग्जाम में हेल्प मिल जाए, उसके लिए ये वीडियो बनाया जा रहा है। बाकी आप सब लोग तो बहुत तेज़ है। ठीक है, अच्छा है आप लोग इतनी मेहनत करते हैं, जल्दी से ही एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे। तो जो बच्चे हमारी तरह हैं, जो एकदम जिनको नहीं याद होता है, उनके लिए ये चीज़ बनाई जाती है। ठीक है, तो विजन 2047 हम लोग ने क्या ट्रिक बनाई है कि विजन 2047 डॉक्यूमेंट है वो बेस्ट डॉक्यूमेंट है, इसलिए बेस्ट लोग बनाएंगे, तो बेस्ट 10 कंसल्टिंग ग्रुप, बेस्ट 10। ठीक है, इसलिए बेस्ट 10 कंसल्टिंग ग्रुप बना रहे हैं। बेस्ट लोग का ग्रुप कौन सा है, बेस्टन कंसल्टिंग ग्रुप, मतलब बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को एज अ कंसल्टिंग फर्म यूज किया जाएगा टू प्रिपेयर विजन 2047 डॉक्यूमेंट आउटलाइनिंग इंडियाज मीडियम टर्म ऑब्जेक्टिव्स फॉर बिकमिंग अ डेवलप्ड इकोनॉमी इन द नेक्स्ट 25 ईयर्स। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, और बढ़ते हैं अब अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वाज इलेक्टेड एज 17th किंग ऑफ मलेशिया। ठीक है, हु इज बीइंग इलेक्टेड एज, ठीक है, हु इज इलेक्टेड एज 17th किंग ऑफ मलेशिया। तो मलेशिया के 17वें किंग कौन है, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शंस हैं मुयाजुद्दीन यासिन। सेकंड ऑप्शन है इब्राहिम इब्नी अल मरहूम सुल्तान इस्कंदर। नेक्स्ट ऑप्शन है अल सुल्तान अब्दुल्ला इब्नी सुल्तान अहमद शाह। और लास्ट ऑप्शन है गबुगन रकयात सबा। ठीक है, माफ़ कीजिएगा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गड़बड़ है मेरा, जैसे राइटिंग है मेरी। तो आपको ये बताना है यहाँ पे कि 17th किंग ऑफ मलेशिया कौन है। ठीक है साथियों, तो इसका सही आंसर है इब्राहिम इब्नी अल मरहूम सुल्तान इस्कंदर। ठीक, तो ये बने हैं 17th किंग ऑफ मलेशिया। ठीक है, कौन, इब्राहिम इब्नी अल मरहूम सुल्तान इस्कंदर। ठीक है, सुल्तान इस्कंदर जो है ये साहब बने हैं क्या, 17th किंग ऑफ मलेशिया। ठीक है, 17th किंग ऑफ मलेशिया। तो कौन बना है, जो सिकंदर होगा। ठीक है, इस्कंदर से याद रखिएगा, सिकंदर जैसा लग रहा है ना, इस्कंदर मतलब सिकंदर, बस सिकंदर, देखिए सिकंदर, बस सिकंदर याद रखिएगा। और याद रखिएगा सिकंदर के पास बहुत माल है। ठीक है, सिकंदर के पास बहुत माल है। ठीक है, सिकंदर के पास बहुत माल है, तो सिकंदर जो है राजा बने हैं, किंग बने हैं किसके, माल के, मतलब मलेशिया के। ठीक है, और आप अगर हमारी करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा कि हम लोग ने मलेशिया के लिए क्या निमोनिक बनाया था। यहाँ पे एक इंडियन नेवी के साथ एक्सरसाइज होती है जिसका नाम होता है हरिमाला। ठीक है, हरिमाला, हम लोग ने इसका निमोनिक बनाया था हरिमाला। ठीक है, हरी से क्या है, एक्सरसाइज हरी मऊ। ठीक है, एक्सरसाइज हरी मऊ, और माला क्या था, मलेशिया। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज होती है, कंसिस्टेंटली हो रही है इंडियन नेवी और मलेशियन नेवी के साथ। ठीक है, तो हम लोग ने ये बैकग्राउंड भी थोड़ा सा रिवाइज कर लिया या याद कर लिया कि कौन सी एक्सरसाइज, मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवल एक्सरसाइज होती है इंडिया और मलेशिया के बीच। और यहाँ पे आपको ये भी पता चल गया कि जो सिकंदर है उसके पास बहुत माल है, तो सिकंदर जो है वो 17th किंग बने हैं किसके, माल के, मतलब मलेशिया के। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। नहीं आई तो फिर से याद देखिए कि जो थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं इसको, यहाँ पे इस्कंदर लिखा है वो याद देखिएगा कि सिकंदर जैसा साउंड हो रहा है। ठीक है, सिकंदर जैसा लग रहा है। ठीक है, इस्कंदर मतलब सिकंदर। ठीक है, और सिकंदर के पास बहुत माल है। ठीक है, सिकंदर के पास बहुत माल है, तो ये ट्रिक हो गई कि सिकंदर जो है वो मलेशिया का राजा है। ठीक है, उसके पास बहुत माल है, मलेशिया का राजा, माल से मलेशिया और सिकंदर से इस्कंदर जो भी है, इब्राहिम इब्नी अल मरहूम सुल्तान इस्कंदर, वो राजा बने हैं कहाँ के, मलेशिया के। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर।
साथियों चलते चलते एक ऐसी न्यूज़ मिली थी तो हम लोग ने यहाँ लगा दिया है। तो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आंध्र प्रदेश ने साइन किया है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद नेशनल कैडेट कॉर्प्स टू एनरोल एनसीसी स्टूडेंट्स एंड यूथ रेड कांग्रेस वॉलंटियर्स इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इंडियन रेड कांग्रेस आंध्र प्रदेश ने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है एनसीसी के साथ। ठीक है, ज़्यादा इसमें कुछ बताने लायक नहीं था, पर फिर भी आपके लिए एक बार आपकी नज़रों के सामने से निकाल दें, ताकि इनकेस अगर कहीं पूछा जाए एनसीसी के साथ किसने पार्टनरशिप की है तो आप बता सकते हैं इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी आंध्र प्रदेश के साथ। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ बिकम फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल 14 डिस्ट्रिक्ट्स। ठीक है, तो कौन सा ऐसा स्टेट बना है इंडिया का जिनके हर डिस्ट्रिक्ट में हॉल मार्किंग सेंटर्स है। हॉल मार्क क्या होते हैं, वो जो सोने पे मार्क लगाते हैं ना, हॉल मार्क, BIS हॉल मार्क, ताकि सोने की जो गोल्ड की प्योरिटी मेंटेन रहे। ठीक है, तो जो फेक गोल्ड ना मार्केट में रहे उसको हटाने के लिए या फेक गोल्ड को रिप्लेस करने के लिए मार्केट से ये ISA BIS मार्क दिया जाता है, हॉल मार्किंग जिसको कहते हैं। ठीक है, तो ये हॉल मार्किंग सेंटर्स हर डिस्ट्रिक्ट में, तो किस राज्य में के हर डिस्ट्रिक्ट में ये हॉल मार्किंग सेंटर्स को खोला गया है, आपको ये बताना है। तो साथियों आपके ऑप्शंस हैं तेलंगाना, नेक्स्ट ऑप्शन है गोवा, थर्ड ऑप्शन है केरला और फोर्थ ऑप्शन है हरियाणा। गोवा से साथियों हम लोग को क्या पता है, यहाँ पे नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, नेशनल गेम्स हो रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कहाँ हुए थे, जी में ही हुए थे, गुजरात में। इसका मोटो क्या है, गेट सेट प्ले। ठीक है, तो जल्दी से देखिए हम लोग ने कितनी जल्दी ये चीज़ रिवाइज कर ली। ठीक है, तो साथियों इस आंसर का जो सही, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है केरला। ठीक है, केरला इसका सही आंसर है। Kerala has become first state in India to have hall marking centers in all of its 14 districts. This was achieved after inauguration of hall marking center in Adimali, Idukki district, Kerala. ठीक है, this will make Kerala a hub of gold business and strengthen its claim of being most reliable market in India. ठीक है, तो केरला जो है पहला ऐसा राज्य बना है जहाँ के हर डिस्ट्रिक्ट में, हर जिले में हॉल मार्किंग सेंटर है। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, हॉल मार्किंग करेला है। ठीक है, हॉल मार्किंग करेला है। करेला है ना, मतलब जैसे बोलते हैं वो थोड़ा टपोरी भाषा में, जा रेला है, आ रेला है, करेला है। तो ऐसे याद रखिएगा, हॉल मार्किंग क्या हो रही है, करेला है। ठीक है, मतलब हॉल मार्किंग की जा रही है। ठीक है, हॉल मार्किंग करेला है, करेला से याद रखिएगा केरला। ठीक है, हॉल मार्किंग करेला है। ठीक है, हॉल मार्किंग करेला है। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, हॉल मार्किंग सेंटर्स कहाँ कहाँ खोले गए हैं, मतलब सारे डिस्ट्रिक्ट्स में, किस स्टेट में, तो करेला डिस्ट्रिक्ट में। करेला मतलब कर रहे हैं, हॉल मार्किंग कर रहे हैं। ठीक है, ये ट्रिक है, हॉल मार्किंग करेला है मतलब कर रेला है, मतलब अपन कर रेला है हॉल मार्किंग। ठीक है, ऐसे बोलते हैं ना, जग्गू दादा शायद जैकी श्रॉफ साहब ऐसे ही बात करते हैं ना, आ रेला है, जा रेला है, अपन करेला है। तो वैसे ही यहाँ पे हॉल मार्किंग करेला है, तो करेला क्या है, केरला। ठीक है, तो यहाँ पे हॉल मार्किंग कहाँ पे, हॉल मार्किंग सेंटर सारे डिस्ट्रिक्ट में कहाँ खुले हैं, तो करेला में खुले हैं, मतलब केरला में खुले हैं। क्यों, क्योंकि हॉल मार्किंग करेला है। ठीक है, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक्स पसंद आई होगी। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग गॉट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो RBI ने किसको अभी इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन दिया है ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर से एक्ट करने के लिए। तो आपके ऑप्शन हैं ज़ैक पे, नेक्स्ट ऑप्शन है जी पे, थर्ड ऑप्शन है ज़ूम पे या फोर्थ ऑप्शन है जोन पे। तो साथियों इसका सही आंसर है ज़ैक पे। ठीक है, ज़ैक पे जो है इनको इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर्स। ठीक है, पेमेंट एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, ये वो एंटिटीज होती है दैट फैसिलिटेट ई-कॉमर्स साइट्स एंड मर्चेंट्स टू एक्सेप्ट वेरियस पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर्स ये होते हैं जो कि पेमेंट करने में, कस्टमर्स को पेमेंट करने में, ई पेमेंट करने में हैसल फ्री कन्वीनियंस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो वो पेमेंट एग्रीगेटर्स होते हैं। और RBI ने 2020 में ये गाइडलाइन इशू की थी ऑन रेगुलेशन ऑफ पेमेंट एग्रीगेटर्स एंड पेमेंट गेटवेज। ठीक है, तो पेमेंट एग्रीगेटर्स की जो गाइडलाइंस थी वो 2020 में जारी की गई थी RBI द्वारा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि ये जो है ज़ैक पे को एक ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर के तरह ऑपरेट करने का इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है। ठीक है, और ये किसका, ये मोबीक्विक का जो पेमेंट गेटवे है उसका आर्म है। ठीक है, ज़ैक पे। ठीक है, ज़ैक पे। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, पेमेंट जाके पे करना है। ठीक है, जाके पे करना है। ठीक है, जाके पेमेंट क्या करना है, जाके पे करना है। ठीक है, पेमेंट जाके पे करना है। ठीक है, जाके पे करना है, तो याद रखेंगे जाके पे। ठीक है, ज़ैक पे
को इन प्रिंसिपल ऑथराइजेशन मिला है टू ऑपरेट एज एन ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर। ठीक है, तो कैसे पे करना है? ऑनलाइन जाके पे। ठीक है, तो ये ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर एक्ट करेंगे। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वेस्ट बंगाल टीचर दीप नारायण नायक हैज बीन नेम्ड एज फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। तो ग्लोबल टीचर प्राइज 2023 के लिए वेस्ट बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक, उनको फाइनलिस्ट के तौर पे चुना गया है। मतलब फाइनलिस्ट की लिस्ट में वो हैं 8-10 लोग हैं, 8-10 टीचर्स और हैं, तो उनकी लिस्ट में एक इंडियन भी हैं जो कि वेस्ट बंगाल के टीचर हैं। कौन? दीप नारायण नायक। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ग्लोबल टीचर प्राइज है, ये कौन अवार्ड करता है? ठीक है, कौन से इंस्टीट्यूशन देता है ये ग्लोबल टीचर प्राइज? इसको नोबेल प्राइज भी माना जाता है टीचिंग में। ठीक है, तो ये टीचिंग का नोबेल प्राइज भी माना जाता है। और इंडिया के वेस्ट बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक, तो वो फाइनल लिस्ट में अपनी एंट्री करा चुके हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है कि ये जो ग्लोबल टीचर प्राइज है ये कौन अवार्ड करता है। तो आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशंस, सेकेंड ऑप्शन है टीचर्स विदाउट बॉर्डर्स, थर्ड ऑप्शन है वार्के फाउंडेशन, या फोर्थ ऑप्शन है फाउंडेशन फॉर नॉलेज। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है वार्के फाउंडेशन। ठीक है, वार्के फाउंडेशन जो है ये अवार्ड करता है ग्लोबल टीचर प्राइज। ठीक है, तो वेस्ट बंगाल के जो टीचर हैं दीप नारायण नायक, वो नेम हुए हैं क्या? फाइनलिस्ट फॉर ग्लोबल टीचर प्राइज 2023। ठीक है, तो ये टॉप 10 फाइनलिस्ट में अपना एक नाम बना चुके हैं। ठीक है, तो 10 फाइनलिस्ट हैं, जिसमें दीप नारायण नायक जो है इंडिया के वेस्ट बंगाल के, वो भी एक फाइनलिस्ट हैं। ग्लोबल टीचर प्राइज जो है अनाउंस किया जाता है बाय वार्के फाउंडेशन, जिसमें $1 मिलियन का अवार्ड दिया जाता है। ठीक है, इससे पहले एक इंडियन को मिल चुका है, क्या आप बता सकते हैं वो कौन है? चलिए कोई नहीं, आपके लिए बिल्कुल मेहनत नहीं कराना चाहते हम आपको, बस हम चाहते हैं कि आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके बस आगे निकल जाए। ठीक है, पर इतनी ही मेहनत नहीं कि आप जाके 2-3 साल पहले का रिकॉर्ड चेक करेंगे किसने जीता है किसने हारा है, उसके लिए हम बैठे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 2020 में रंजीत सिंह दसाले को ये अवार्ड मिला था, ग्लोबल टीचर प्राइज मिला था। किसको? रंजीत सिंह दसाले को। कब? 2020 में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा 2020 में इनको मिला था, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। ठीक है, रंजीत सिंह दसाले को। ठीक है, और लास्ट ईयर किसको मिला था? 21 में केशा थोर्प को। ठीक है, केशा थोर्प को मिला था, यूनाइटेड स्टेट्स की। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पुराना वाला भी पढ़ लेते हैं। और इंडियन को जो पहले इंडियंस थे, ये रंजीत सिंह दसाले थे पहले इंडियन जिनको ये अवार्ड मिल चुका है, ग्लोबल टीचर प्राइज अवार्ड। ठीक है, तो अगर आपसे पूछते हैं कि ग्लोबल टीचर अवार्ड पहली बार मिला है, तो नहीं, 2020 में ऑलरेडी रंजीत सिंह दसाले को मिल चुका है। ठीक है, ये महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। और इस समय फाइनलिस्ट कौन है? दीप नारायण नायक, वेस्ट बंगाल के। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा कि ये वेस्ट बंगाल के टीचर हैं दीप नारायण नायक, इनको ग्लोबल टीचर प्राइज में अवार्ड मिलेगा। ठीक है, और इसको कैसे याद रखेंगे कौन से फाइनलिस्ट हैं? तो जो टीचर होते हैं ना वो दीप की तरह होते हैं। ठीक है, एक दीप जलने से कई और दीप जल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे याद रखिएगा, टीचर जो होते हैं वो दीप के समान होते हैं, दीपक के समान होते हैं। ठीक है, दीप के समान होते हैं। ठीक है, दीपक के समान होते हैं। तो ग्लोबल टीचर प्राइज में जो फाइनलिस्ट हैं वो कौन है? दीप नारायण नायक। ठीक है, दीप के समान होते हैं वो, एक टीचर जो हमारा अंधियारा भगाता है। ठीक है, जो हमारे जीवन का अंधियारा भगाता है, दीप की तरह काम करता है। तो जो ग्लोबल टीचर प्राइज मिलेगा 2023 का, मतलब फाइनलिस्ट जो हुए, भगवान करे इनको ही मिले। ठीक है, तो ग्लोबल टीचर प्राइज के लिए जो नॉमिनेट हुए हैं फाइनलिस्ट के लिए, वो दीप हैं, दीप नारायण नायक। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों यहाँ पे एक और ऐसे ही वन लाइनर न्यूज़ है कि जो राडो है, वॉच ब्रांड है राडो, उन्होंने कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। ठीक है, तो राडो ने क्या किया है? कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर चूज किया है। ठीक है, मुझे इतना सा ध्यान दीजिएगा, अगर कभी आ जाए तो आप आराम से बता सकते हैं कि राडो की जो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है वो है कैटरीना कैफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट है साथियों एक और वन लाइनर है, सुंदर सिंह गुज्जर साहब हैं, उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड ब्रेक किया है मेन जैवलिन F46 इवेंट का विद गोल्ड मेडल। ठीक है, तो इनको गोल्ड मेडल मिला है किसमें? जैवलिन थ्रो में। किसको? सुंदर सिंह गुज्जर को। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे? गुजर जावे है। ठीक है, गुजर जावे है, जावे से याद रखेंगे जैवलिन थ्रो। तो सुंदर सिंह गुज्जर किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? जावे से। जावे मतलब गुजर जावे। ठीक है, सुंदर सिंह गुज्जर। ठीक है, सुंदर सिंह गुज्जर याद रखिएगा। ठीक है, सुंदर सिंह गुजर। ठीक है, सुंदर सिंह गुजर जो है, सुंदर सिंह गुजर
वो गुजर जावे हैं, जैवलिन थ्रो लेके गुजर जावे हैं, एकदम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ले हुए हैं, ठीक है। तो गुजर जावे हैं, ठीक है। आज हम लोग ये थोड़ा सा टपोरी चीज़ें, बहुत चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है। जैसे अभी हम लोग ने हॉल मार्किंग क्या कर रहे देखा था, हॉल मार्किंग करेला है, तो हॉल मार्किंग सारे हॉल मार्किंग सेंटर सारे डिस्ट्रिक्ट में किसके खुले हैं, केरला के सारे डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं, ठीक है। वैसे ही ये गुजर जावे हैं, ठीक है। जैवलिन थ्रो लेके एकदम गुजर जावे हैं, गोल्ड जीत के आवे हैं, ठीक है। तो याद रखिए कि गुजर जावे है, तो गुजर से गुज्जर और जावे से जैवलिन थ्रो, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक करंट अफेयर की समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों अपार आईडी से रिलेटेड। तो आप हम लोग ने अभी पिछले करंट अफेयर्स में पढ़ा ही था कि अपार एक आईडी है, वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव है, ठीक है। तो इसका हम लोग ने निमोनिक क्या देखा था थोड़े दिन पहले ही, कि ये इसमें कितने नंबर होंगे, तो इसमें 12 नंबर होंगे, ठीक है। कैसे याद रखा था हम लोग ने, क्योंकि 12 डिजिट होंगे, ठीक है। जैसे 14 जैसे 4 4 8 16 डिजिट होती हैं आधार में, तो वैसे 12 डिजिट होंगी वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी में, ठीक है। जैसे 16 डिजिट होती है आधार में, तो 12 डिजिट इसमें होंगी। कैसे याद रखेंगे, बार बार स्टूडेंट परेशान हो जाता है अपनी डिटेल्स भरने में, इसलिए ये आईडी है, ताकि बार बार डिटेल्स ना भरनी पड़े, ठीक है। बार बार से क्या याद रखे थे, तो 12 डिजिट होती हैं, ठीक है। इसके बाद ये देखा था कि ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शनल है। तो हम लोग ने कई चीज़ें देखी थी पुराने करंट अफेयर्स में। अब हम एक बार इसको रिवाइज करने के लिए आपसे ये पूछ रहे हैं कि ये जो अपार है, इसमें आर का क्या मतलब है, ठीक है। व्हाट डज आर स्टैंड फॉर इन अपार, ठीक है। तो आपके ऑप्शन है साथियों, रिकॉर्ड, रजिस्टर, रजिस्ट्री या रोल। ये वो वाला रोल नहीं है जो आप सोच रहे हैं, ये रोल कॉल वाला रोल है, ठीक है। ये आप लोग का कहाँ कहाँ दिमाग पहुंच जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है साथियों रजिस्ट्री, ठीक है। रजिस्ट्री इसका सही आंसर है। तो अभी क्या हुआ है, रिसेंटली स्टेट गवर्नमेंट्स रिक्वेस्टेड स्कूल्स टू सीक पेरेंटल कंसेंट फॉर क्रिएशन ऑफ न्यू स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड नोन एज ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। बहुत अच्छे से इसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। ए से ऑटोमेटेड, पी से परमानेंट, ए से एकेडमिक, ए से अकाउंट और आर से रजिस्ट्री, ठीक है। तो ये पार्ट है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी इनिशिएटिव का, आप जानते ही होंगे। ये जो लॉन्च किया गया है अंडर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत लॉन्च किया गया है, और ये एनविजन किया गया है एज ए स्पेशल आईडी सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स इन इंडिया स्टार्टिंग फ्रॉम चाइल्डहुड, ठीक है। तो आप चाइल्डहुड से जब तक पढ़ाई करते रहेंगे तब तक आपके पास सिर्फ एक ही आईडी होगी, आपको कहीं और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसकी मतलब इस हैसल फ्री रिकॉर्ड्स के लिए ये ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री बनाई गई है, जिसका नाम है अपार, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और ये देखिएगा एक बार फिर से, ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, ठीक है। एकेडमिक पहले है फिर अकाउंट है, ठीक है। एकेडमिक पहले है तो कैसे याद रखेंगे, एकेडमिक जो है पहले है, तो ये अगर आप इसको उसमें ऑर्डर में रखेंगे, ए सी ए पहले आएगा और ए सी सी बाद में आएगा, ठीक है। इसको आप अगर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में रखेंगे तो एकेडमिक पहले आएगा, अकाउंट बाद में आएगा, ठीक है। तो ऐसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन से ए का अकाउंट है और कौन से ए का एकेडमिक है। जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा वो पहले ही आएगा, वो पहले ही लिखा गया है इसमें, ठीक है। एकेडमिक और सेकंड है अकाउंट, तो वो अकाउंट बाद में आएगा, ठीक है साथियों। और सबसे पहले तो ऑटोमेटेड है ही है, पहले वाले को तो ऑटोमेटेड है, पहले वाले का हम लोग को कंफ्यूज नहीं होना है। सेकंड वाले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो दो हैं आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला मतलब जो थर्ड ए है वो एकेडमिक के लिए है, और फोर्थ ए जो है वो अकाउंट के लिए है। इसमें क्या ट्रिक बताई है हम लोग ने, कि जो अल्फ़ाबेटिकली जो पहले आएगा वो पहला ए है, और जो अल्फ़ाबेटिकली बाद में आएगा वो सेकंड ए के लिए, ठीक। तो एकेडमिक जो है वो पहले आएगा, तो थर्ड ए के लिए एकेडमिक है और फोर्थ ए के लिए क्या है, अकाउंट, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, वज्र मुश्ती कलग वॉज इन द न्यूज़, ठीक है। वज्र मुश्ती कलग इन द न्यूज़, वॉज इन द न्यूज़, व्हाट डज इट रिलेट टू। तो वज्र मुश्ती कलग अभी न्यूज़ में था, तो आपको ये बताना है ये किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शन हैं पपेट्री, रिलीजियस आर्किटेक्चर, मार्शल आर्ट या फोक सॉन्ग। तो साथियों इसका सही आंसर है ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है। ये मार्शल आर्ट से रिलेटेड है, ठीक है, मार्शल आर्ट से रिलेटेड है। तो वज्र मुश्ती कलग डायमंड फर्स्ट डुअल, डुअल मतलब लड़ाई झगड़ा, ठीक है, इज अ फॉर्म ऑफ यूनिक मार्शल आर्ट दैट इनकॉर्पोरेट्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट लाइक ग्रैपलिंग, रेसलिंग एंड स्ट्राइकिंग टेक्निक्स, ठीक है। तो याद मुश्ती से याद रखिएगा कुश्ती, ठीक है। तो कुश्ती क्या है, एक तरीके का मार्शल आर्ट है, ठीक है, मार्शल आर्ट है, कुश्ती एक तरीके का मार्शल आर्ट है। तो याद रखिएगा वज्र मुश्ती कलग भी एक मार्शल आर्ट है,
ठीक है। और ये कहाँ होता है, ये मैसूर में होता है, ठीक है, मैसूर में होता है, ठीक है। अब कुश्ती लड़ेंगे तो शोर होगा ही, शोर मतलब छाले वाले या बम्स आपके निकलेंगे ही, ठीक है। तो याद रखिए मैसूर रीजन का ये होता है, ठीक है। कुश्ती करेंगे तो शोर होगा ही, ये ट्रिक है साथियों, ध्यान दीजिएगा कि कुश्ती करेंगे तो क्या होगा, छाले निकल आएंगे, कहीं मार पिटाई होगी तो छाले निकलेंगे, बम्स निकलेंगे, कहीं सूज जाएगा, कहीं कुछ हो जाएगा। तो कुश्ती होगी तो शोर होंगे ही, शोर से याद रखिए ये मैसूर रीजन का है। और कुश्ती से याद रखिए कुश्ती का अलग मतलब ये मार्शल आर्ट का फॉर्म है, ठीक है साथियों। वज्र मुश्ती कलक, ठीक है, वज्र कुश्ती कलक, ठीक है, कुश्ती याद रखिएगा, कुश्ती, कुश्ती से करने से क्या होता है, शोर हो जाता है, ठीक है। तो ये शोर रीजन का है, मतलब मैसूर रीजन का है। और कुश्ती मतलब मार्शल आर्ट है, ठीक। तो ये मार्शल आर्ट इसका सही आंसर है, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये करंट अफेयर की ट्रिक पसंद आई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हु वाज द होस्ट ऑफ डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन 2023। तो डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन 2023 के होस्ट कौन है। सबसे पहले आपको ये बता दें डार्क पैटर्न्स का मतलब क्या होता है। तो जैसे ये फेयर एंड लवली क्रीम होती है ना कि गोरे को काले को गोरे कर देती है, तो ये डार्क पैटर्न है, ये एक्चुअली में होता नहीं है, बस लोग मतलब मिसलीड हो जाते हैं, खरीद लेते हैं इस चक्कर में कि शायद वो फेयर हो जाए। जो काले लोग हैं, जो ब्लैक लोग हैं, जिनका डिम कॉम्प्लेक्शन है, वो इस चक्कर में खरीद लेते हैं कि शायद इससे थोड़ा सा उनका जो है कॉम्प्लेक्शन फेयर हो जाए। हालांकि ऐसा कुछ नहीं होता है। इन्हीं सब चीज़ें, इन्हीं इलीगल प्रैक्टिसेस या ऐसी प्रैक्टिसेस को जो कि मिसलीडिंग होती हैं, उनको डार्क पैटर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखिएगा डार्क पैटर्न्स ये होते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन किसने होस्ट किया था। आपके ऑप्शन है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद IIT BHU, डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद IIT कानपुर, या डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद IIT BHU। तो साथियों इसका सही आंसर है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद IIT BHU, ठीक है। तो डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, क्योंकि कंज्यूमर के लिए डार्क पैटर्न्स बनाए जाते हैं, इसलिए कंज्यूमर अफेयर्स है। और IIT BHU एक टेक्निकल पार्टनरशिप दे रही है इसको, ठीक है। तो IIT BHU ने मिलकर कंज्यूमर अफेयर्स के साथ डार्क पैटर्न बस्टर हैकाथॉन लॉन्च किया है, होस्ट किया है, ठीक है। इट एम्स टू डिजाइन एंड प्रोटोटाइप इनोवेटिव एप्स और सॉफ्टवेयर्स दैट कैन डिटेक्ट डार्क पैटर्न्स ऑन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म, ठीक है। यहाँ पे देखिए डार्क पैटर्न लिखा हुआ है। इट रिफर्स टू प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स विच मिसलीड पीपल इनटू पेइंग फॉर आइटम्स और सर्विसेज दे डिड नॉट इंटेंड टू डू ओरिजिनली, ठीक है। तो जो अभी हमने बताया वो तो एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए फेयर एंड लवली वाला, पर कई ऐसी चीज़ें हैं, कई ऐसे मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट आप जानते होंगे जो कि ई कॉमर्स साइट्स के लिए भी, मतलब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से आपको अवेलेबल है, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स और IIT BHU ने लॉन्च किया है क्या, डार्क पैटर्न्स बस्टर हैकाथॉन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको यहाँ सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट इज रिलीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जो है वो किस इंस्टीट्यूशन ने रिलीज किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, जापान इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, या वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो साथियों इसका सही आंसर वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो यहाँ देख लेते हैं, अभी रिसेंटली रिलीज हुई है इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जो है रिलीज बाय यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट फॉर एनवायरनमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी। एज पर रिपोर्ट वर्ल्ड इज फास्ट अप्रोचिंग रिस्क टिपिंग पॉइंट्स ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, ठीक है। तो बस इतना ध्यान दीजिएगा कि ये जो डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट है ये यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है, ठीक है। डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट जो है किसकी है, यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट है। किस यूनिवर्सिटी की, यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी की, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, यूनिवर्सिटी में होता है, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। डिजास्टर रिस्क कहाँ होते हैं, यूनिवर्सिटी में होते हैं, इसलिए यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट निकालती है, ठीक है। आपको समझ में आया क्या ट्रिक है कि डिजास्टर रिस्क जो है वो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में होता है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी ने डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट निकाली है, ठीक है। और यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी EHS मतलब इन्वायरमेंट एंड ह्यूमन सिक्योरिटी कब फॉर्म हुई थी, तो 2003 में फॉर्म हुई थी। ये हो गई बैकग्राउंड नॉलेज और ये हो गई करंट नॉलेज, ठीक है। तो स्टैटिक प्लस करंट इज इक्वल टू कॉम्प्रीहेंसिव नॉलेज, ठीक है। तो डिजास्टर रिस्क कहाँ है साथियों सबसे ज़्यादा, तो यूनिवर्सिटी में है, इसलिए यूनाइटेड नेशंस यूनिवर्सिटी। ये ट्रिक है, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये करंट अफेयर की ट्रिक। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ हो सकता है साथियों आपके लिए। तो अभी रिसेंटली सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने एक डेटा जारी किया था जिसके अनुसार कुछ उनके ऑब्जर्वेशन थे फ्रॉम असेसमेंट ईयर 2030
2013 एंड 2014 टू 21-22, ठीक है। तो आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ठीक है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, ठीक है। जो ये कई ऑब्जर्वेशन से इन्हीं में से क्वेश्चन फॉर्म किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की रिपोर्ट के अनुसार असेसमेंट ईयर 2013 या 2014 और 2021-2022 के बीच का असेसमेंट हुआ है, ठीक है। तो साथियों पहला ऑप्शन है रिटर्न्स फाइल्ड बाय इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इंक्रीज टू 6.37 करोड़। जो इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं वो बढ़ के 6 करोड़ हो गए हैं, लगभग 6.5 करोड़, ठीक है। नेक्स्ट है एवरेज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इंक्रीज टू अबाउट ₹8 लाख, ठीक है। तो जो भी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं उनकी ग्रॉस टोटल इनकम एवरेज क्या हो गई है, 8 लाख। नेक्स्ट ऑप्शन है साथियों इंक्रीज इन एवरेज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर टॉप 1% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इज 42, ठीक है। तो जो टॉप 1% के लिए जो इंक्रीज हुई है इनकम वो 42% है, यहाँ 42% होगा। और लास्ट ऑप्शन है इंक्रीज इन एवरेज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर बॉटम 25% इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इज 58%, ठीक है। तो जो बॉटम 25% की जो इनकम बढ़ी है, ग्रॉस टोटल इनकम है वो है 58%, ठीक है। और जो टॉप 1% की है वो 42% है इंक्रीज में, ठीक है। और रिटर्न्स जो फाइल किए गए हैं वो 6.5 करोड़ द्वारा फाइल किए गए हैं। और जो ग्रॉस टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स है वो है 8 लाख। तो आपको ये बताना है इनमें से गलत ऑप्शन कौन सा है। तो साथियों इसमें गलत ऑप्शन जो है या इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो है सेकेंड वन कि एवरेज ग्रॉस टोटल इनकम फॉर इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स इंक्रीज टू अबाउट 7 लाख रुपीज, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं सारी चीजें। अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम सेंट्रल बैंक ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम फॉर असेसमेंट ईयर 2013-2014 to 21-22, return filed by individual taxpayers is increased to 6.37 crore, which is 90% increase. Average gross total income for individual taxpayers increased to about ₹7 lakh, which is 56% increase. Increase in average gross total income for top 1% individual taxpayers is 42%, while bottom 25% is 58%, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें हम लोग ने कवर कर ली हैं, कुछ और चीज़ें बची हैं देख लेते हैं। टॉप 1% of individual taxpayers has decreased from 15.9% to 14.6%. Bottom 25% of individual taxpayers has increased from 8.3% to 8.4%, and from 75.8% to 77% फॉर मिडिल क्लास, ठीक है। ये मिडिल 74%, ठीक है, फॉर मिडिल 74%, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने पढ़ ली हैं, 2-3 बार दोहरा लीजिएगा, एकदम दिमाग में बैठ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें हैं, 6.5 करोड़ इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, 7 लाख रुपए इनकी इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हैं, यहाँ पे देखिए 7 लाख रुपए लिखा है, ठीक है। ग्रॉस टोटल टॉप 1% की 42% बढ़ी है और टॉप बॉटम 25 की 58% बढ़ी है, ठीक है। जो टॉप 1% इंडिविजुअल है वो घटे हैं देने में, ठीक है। उनकी कंट्रीब्यूशन घटा है 15.9 से 14.6 हो गया है। और बॉटम 25% जो है उनका जो है कंट्रीब्यूशन बढ़ा है 8.3 से 8.4। और मिडिल क्लास का भी, मतलब टॉप का नहीं बढ़ा है कंट्रीब्यूशन, खाली मिडिल क्लास और लोअर क्लास या बॉटम क्लास का बढ़ा हुआ है, ठीक है। तो टॉप देखिए, टॉप लोग दे नहीं रहे हैं कंट्रीब्यूशन, बेचारे मिडिल क्लास हम जैसे लोग दबे पड़े हैं। चलिए खैर क्या किया जा सकता है, ठीक है। तो ये डेटा है, कुछ ध्यान दीजिएगा और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच ऑफ द फॉलोइंग होस्टेड 22nd शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो एससीओ का जो काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है वो किस कंट्री ने होस्ट किया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन हैं बिश्केक किर्गिस्तान, मॉस्को रशिया, शांघाई चाइना या अंकारा टर्की, ठीक है। तो देखिए आप एक क्वेश्चन तो एक एलिमिनेशन से कई चीज़ें कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आप टर्की को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि टर्की पार्ट नहीं है शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा के आप सही क्वेश्चन मार्क तो नहीं कर सकते पर सही क्वेश्चन के नज़दीक जरूर पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे तीन ऑप्शन बचे हैं सिर्फ, और आपको अब बताना है कि सही आंसर क्या है। तो साथियों इसका सही आंसर है बिश्केक किर्गिस्तान, ठीक है। तो बिश्केक किर्गिस्तान की तो जो कैपिटल है बिश्केक, वो होस्ट की है 22nd शांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन
काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट जो कि मिलती हैं हर 2 ईयर पे, ठीक है, वंस सॉरी मीट्स एवरी 1 ईयर टू डिस्कस स्ट्रैटेजी फॉर मल्टीलैटरल कोऑपरेशन, एडॉप्ट ऑर्गेनाइजेशन एनुअल बजट एक्सेट्रा, ठीक है। तो CHG जो है काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट है जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, वो हर साल मिलते हैं जहाँ पे वो अपनी मल्टीलैटरल कोऑपरेशन की बात करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की बजट की बात करते हैं और कई चीज़ों के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा इस बार शंघाई किसने ऑर्गेनाइज किया था, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन बिश्केक किर्गिस्तान है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, संघ अभिषेक के, ठीक है, संघ किसके, अभिषेक के, ठीक है, संघ किसके, अभिषेक के। अभिषेक से याद रखेगा बिश्केक और के से याद रखिएगा, संघ अभिषेक के याद रखेगा, के से किर्गिस्तान, कजाकिस्तान नहीं है, याद रखिएगा किर्गिस्तान है, ठीक है, संघ अभिषेक के, ठीक है, संघ अभिषेक के किर्गिस्तान, अभिषेक से याद रखिएगा अभिषेक और संघ से शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है साथियों। तो एक बार फिर से ये ट्रिक देख लेते हैं, संघ किसके, अभिषेक के, संघ किसके, अभिषेक के, अभिषेक के, ठीक है। तो ये जो के है दिस स्टैंड्स फॉर किर्गिस्तान, अभिषेक से याद रखेंगे बिश्केक, ठीक है, और संघ से याद रखेंगे शंघाई, संघ से याद रखेंगे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आ गई होगी। चलिए बढ़ते हैं, कुछ चीज़ें और जान लेते हैं शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, क्योंकि कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज कौन सी होती है, जो कि स्टैटिक प्लस करेंट हो, ठीक है, जो कि स्टैटिक प्लस करेंट हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एक और क्वेश्चन आपके लिए बना दिया गया है कि हु इज नॉट द ऑब्जर्वर स्टेट इन शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। तो शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन सा स्टेट जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है। आपके ऑप्शन है अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया या ईरान, ठीक है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा स्टेट जो है वो ऑब्जर्वर स्टेट नहीं है शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में। तो साथियों इसका सही आंसर है ईरान, ठीक है। इसका सही आंसर ईरान क्यों है, क्योंकि ये परमानेंट मेंबर है, ऑब्जर्वर स्टेट सिर्फ ये 3 है, ठीक है, मंगोलिया, बेलारूस, अफगानिस्तान, ठीक है। 9 मेंबर्स हैं शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के, कौन कौन से, इंडिया, ईरान, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। और ये किर्गिस्तान ने इस बार होस्ट किया है 22nd शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो क्या हम लोग ने याद किया था कि संघ अभिषेक के, ठीक है, संघ अभिषेक के, ठीक है, संघ अभिषेक के, अभिषेक से क्या था बिश्केक और के से था किर्गिस्तान, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया, ठीक है। ऑब्जर्वर स्टेट कौन से हैं साथियों, अफगानिस्तान, बेलारूस और मंगोलिया। ध्यान दीजिएगा 9 मेंबर्स हैं ये, ठीक है। कब बनी थी ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, 2001 में, ठीक है। तो पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ 5 कंट्रीज थी, कौन कौन सी, पहले सेंट्रल एशिया की कुछ कंट्रीज और चाइना और रशिया, ठीक है, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो इसमें याद रखिएगा तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ठीक है, ना ही टर्की है और ना ही तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है, क्योंकि तुर्कमेनिस्तान भी सेंट्रल एशिया का पार्ट है, इसलिए कई बार कंफ्यूज कर दिया जाता है बच्चों को कि तुर्कमेनिस्तान क्या पार्ट है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। तो आपको याद रखना है तुर्कमेनिस्तान ना ही पार्ट है और ना ही टर्की पार्ट है, ठीक है, ईरान पार्ट है लेकिन, ठीक है, ये ईरान मेंबर है इसका, ठीक है साथियों। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। यहाँ पे कुर्मी कम्युनिटी से कुछ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है जिसको क्वेश्चन के तौर पे नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए आपके सामने ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। तो कुर्मीज जो कि रिकॉर्डेड हैं एज अदर बैकवर्ड क्लास, वो डिमांड कर रहे हैं शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस, और वो चाहते हैं कि उनकी जो करमाली लैंग्वेज है उसको 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, ठीक है। एक शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं, 22 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, 22 लैंग्वेजेस हैं और उसमें इंग्लिश नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ये 22 लैंग्वेजेस जो हैं ये लैंग्वेजेस हैं कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस हैं। तो वही दर्जा कुरमाली लैंग्वेज भी पाना चाहती है, कुर्मी कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है, ठीक है। कुर्मीज कौन होते हैं, दे आर हिंदू एग्रीकल्चर जाति होती है, इनका स्प्रेड कहाँ है, इंडिया और नेपाल में है, और ये थ्रू आउट इंडिया पाए जाते हैं, ठीक है। कुरमाली हिंदी, छत्तीसगढ़ी, मराठी, कोंकणी, ओडिया, तेलुगु एंड साउथ इंडियन लैंग्वेजेज इनकी लैंग्वेज है, ठीक है। तो कुर्मी कम्युनिटी जो है ओबीसी है और वो डिमांड कर रही है एसटी स्टेटस, ठीक है। और क्या डिमांड कर रही है, 8th शेड्यूल
के कॉन्स्टिट्यूशन में जो कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज लैंग्वेजेस है उनमें से करमाली लैंग्वेज को भी रिकॉग्नाइज किया जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, हॉक सिस्टम इज रिलेटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हॉक सिस्टम किससे रिलेटेड है आपको ये बताना है। आपके ऑप्शंस हैं विमेन लिटरेसी, सेकेंड ऑप्शन है कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, थर्ड ऑप्शन है स्पोर्टिंग इवेंट, फोर्थ ऑप्शन है फाइनेंशियल फ्रॉड। तो साथियों इसका सही आंसर है कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, तो हॉक सिस्टम जो है कर्नाटका का है। ठीक है, तो कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अलॉन्ग विद वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च हॉक सिस्टम। ठीक है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम। ठीक है, हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल सिस्टम, इट इज अ क्लाउड बेस्ड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन टू मॉनिटर ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्राइम एंड कर्ब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। ठीक है, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड को कर्व करने के लिए ये यूज़ किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा हॉक जो है ना, हॉक बर्ड, ठीक है, हॉक आई बोलते हैं ना जिसको, तो हॉक जो होती है वो बर्ड होती है। ठीक है, तो हॉक का ट्रेड, हॉक का ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, नहीं करना है। ठीक है, हॉक का ट्रेड नहीं करना है, ये पूरी निमोनी का ध्यान दीजिएगा। करना से क्या है, कर्नाटका की ये इनिशिएटिव है। ट्रेड से क्या रखेंगे, इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड की बात हो रही है। और हॉक से क्या रखेंगे, हॉक सिस्टम। ठीक है, हॉक सिस्टम होस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नेल। तो क्या निमोनिक है इसका, हॉक का ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, हॉक का ट्रेड नहीं करना है। हॉक जो कि सिस्टम है, ट्रेड मतलब इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड नहीं करना है, करना मतलब कर्नाटका। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक करंट अफेयर की समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, विच कमिटी वॉज टास्क्ड टू एग्जामिन एग्जिस्टिंग इंश्योरेंस पॉलिसी वर्डिंग्स एंड सजेस्ट सिंपल प्लेन वर्डिंग्स दैट आर लीगली करेक्ट एंड एनफोर्सिएबल। ठीक है, तो कौन सी कमेटी को ये टास्क दिया गया था कि इंश्योरेंस की पॉलिसीज जो हैं, जो कि काफ़ी कठिन होती हैं, जटिल हो जाती हैं कभी कभी, जो कि कॉमन कंज्यूमर्स डिसिफर नहीं कर पाते हैं, तो उनकी जो वर्डिंग्स है, उनकी जो पॉलिसी की वर्डिंग्स है, उसको सिंपल, क्लियर और ट्रांसपेरेंट बनाया जाए। तो इसके लिए किस कमेटी को टास्क दिया गया था। तो आपके ऑप्शन है एल विश्वनाथन कमेटी, कीर्ति सुमैया कमेटी, आर राजन कमेटी या एस घोष कमेटी। ठीक है, आर राजन कमेटी से हम लोग कुछ याद कर सकते हैं कि रघुराम राजन के साथ किसने बुक लिखी थी, एक रोहित लांबा ने। किस चीज़ के लिए, लांबा क्या था, इंडिया इकोनॉमिक फ्यूचर। ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक फ्यूचर। आशा करते हैं आपको वो पुराना करंट अफेयर थोड़ा बहुत तो याद आ ही गया होगा। ठीक है, तो यहाँ साथियों जो सही आंसर है वो है एल विश्वनाथन कमेटी साहब को ये टास्क दिया गया था कि जो इंश्योरेंस पॉलिसी है उसको सिंपल बनाए और लीगली करेक्ट और एनफोर्सिएबल बनाए। ठीक है, इट इज़ अ स्टेप टुवर्ड्स IRDA's गोल इंश्योरेंस फॉर ऑल बाय 2047। ठीक है, तो जो कैसे याद रखेंगे, विश्व की इंश्योरेंस पॉलिसी की वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए। विश्व में सारी इंश्योरेंस पॉलिसी जो है उसकी क्लियर वर्डिंग्स होनी चाहिए। विश्व की इंश्योरेंस पॉलिसी, ठीक है, विश्व की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, विश्व की इंश्योरेंस पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, मतलब विश्वनाथन कमेटी ने को इस चीज़ की टास्क मिली है। ठीक है साथियों, आशा करते हैं छोटी सी करंट अफेयर की ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, साइंटिस्ट हैव डिटेक्टेड द प्रेजेंस ऑफ एवियन फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। ठीक है, तो पहली बार एवियन फ्लू जो है वो कहाँ डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, एवियन मतलब होता है बर्ड्स, तो ये हो गया बर्ड फ्लू। ठीक है, तो बर्ड फ्लू या एवियन फ्लू कहाँ पे डिटेक्ट किया गया है पहली बार, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आर्कटिक रीजन या अंटार्कटिक रीजन या इक्वेटर रीजन या स्पेस रीजन। ठीक है, तो साथियों इसका सही आंसर है अंटार्कटिक। ठीक है, पहली बार साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया है प्रेजेंस ऑफ एवियन फ्लू फॉर द फर्स्ट टाइम इन अंटार्कटिक रीजन्स। ठीक है, HPAI वॉज डिटेक्टेड इन ब्राउन स्कुआ पॉपुलेशन ऑन बर्ड आइलैंड साउथ जॉर्जिया। ठीक है, तो अंटार्कटिक रीजन में ये पहली बार एवियन फ्लू जो है मिला है। ठीक है, कहाँ मिला है, अंटार्कटिक में। ठीक है, अंटार्कटिक में एवियन फ्लू मिला है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ए से एवियन और ए से अंटार्कटिक, आर्कटिक नहीं है, ध्यान दीजिएगा अंटार्कटिक है। ठीक है, अंतर है दोनों में। ठीक है, अंतर है, एवियन फ्लू में अंतर है, याद रखिएगा, एवियन फ्लू में अंतर है। ठीक है, अंतर से याद रखेंगे अंटार्कटिक। ठीक है, अंटार्कटिक। ठीक है, एवियन फ्लू कहाँ मिला है, जहाँ पे अंतर है, अंटार्कटिक। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको समझ में आई होगी, फिर से देख लेते हैं। एवियन फ्लू कहाँ मिला है साथियों,
अंतर है, जहाँ जहाँ अंतर है वहाँ पे एवियन फ्लू मिला है। अंतर मतलब अंटार्कटिक। ठीक है साथियों, आशा करते हैं आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, बस एक इन्फॉर्मेशन है कि झारखंड जो है वो डेवलप करेगा इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल डेवलपमेंट डिजिटल एटलस टू मैप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है, तो कैसे याद रखेंगे, झाड़ में क्या होते हैं, ट्राइबल्स होते हैं, इसलिए उनकी ट्राइबल एटलस। ठीक है, नो ऑफेंस टू एनी कम्युनिटी पर से, पर एक बात, बस एक ट्रिक लगाने के लिए कि ट्राइबल डिजिटल एटलस जो है वो झारखंड ला रहा है। हम लोग ने अभी कल की करंट अफेयर में क्या देखा था कि झाड़ में क्या हो रहा है, विमेन एशियन कप। ठीक है, विमेन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है। ठीक है, विमेन हॉकी एशियन कप हो रहा है, विमेन हॉकी एशियन कप हो रहा है। और इसकी मैस्कट कौन है, वो भी जे से है, उनका क्या नाम है, जूही। ठीक है, जो कि एलिफेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने कल की भी न्यूज़ रिवाइज कर ली और आज की भी हम लोग ने करंट न्यूज़ भी देख ली कि झारखंड इज सेट टू डेवलप इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल डिजिटल एटलस टू मैप सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ट्राइबल्स। ठीक है साथियों, तो यहाँ पे हमारा पूरा सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको ट्रिक्स और टिप्स सारी समझ में आई होंगी, करंट अफेयर्स का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। ठीक है साथियों, खूब मेहनत करते रहिएगा। हम लोग कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर्स और नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।